माननीय ग्राम मंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राठौड़ अमोल कुमार, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गांव है कोलाहारी। मेरा सपना है बीएसएफ में जाना। तो मेरा सपना जो टूटा है और उसमें और एज भी हो गए हम, तो हम आगे फॉर्म नहीं भर सकते। तो हम क्या करें? आप ये जो है सिस्टम तय करते हैं कि कितने को लो। तो आज आज यहाँ की बेटियाँ सब रास्ते पे पड़ी है, फिर भी किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। चल लड़कियाँ है, बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर इसका कोई फायदा नहीं। जब तक खुद की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है तो पढ़ने का क्या फायदा है? तो सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम क्या पकोड़े और चाय की दुकान खोल दे? तो चाय की दुकान भी खोला तो कौन लेगा हमसे? माननीय गृह मंत्री जी, मैं पंकज भोयर महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। आज मेरे साथ में खड़े हैं एसएससी के जीडी स्टूडेंट्स। आइए सुनते डायरेक्टली उनसे उनका ज़िंदगी का कहानी क्या है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं पंकज भोयर महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो ग्रेजुएशन हुआ है। पहली से चौथी तक के मैं गांव में ही पढ़ा था। उसके बाद में फिर पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया कि अपना गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। वहाँ से मैं 10th तक के क्लास स्टैंडर्ड जो है पास हो चुका हूँ। उसके बाद में फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा बीए में, ठीक है। तो ये सारी, और मेरे पापा जो है वो कुष्ठ रोग के पेशेंट है। उनके पाँव जो है वो कुष्ठ रोग का, और एक हाथ भी जो है वो कुष्ठ रोग का है। और जो है पापा और मम्मी जो है वो मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी हमें पापा और मम्मी ने मतलब इस काबिल बनाया है कि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब भी करता था और 7 बजे तक के मेरा जॉब रहता था। उसके बाद में फिर रूम पे आने के बाद में मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे तक के लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करता था, ठीक है। इस सिचुएशन में भी प्राइवेट जॉब करना और पढ़ाई करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। और उसके बाद में भी अगर जॉब नहीं मिलती है सर, तो फिर मतलब नाराज़गी तो होती ही है। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 2018 में एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली थी पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें 54,394 वैकेंसी निकली थी। उसको फिर 2 बार रिवाइज़ करने के बाद में टोटल वैकेंसी हो चुकी थी वो 60,210 वैकेंसी। जब ये वैकेंसी निकली थी तब मेरी एज थी 26 ईयर, ठीक है। 92 का मेरा बोर्न थे मैम। उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद में उसका सीबीटी हुआ, रिटर्न एग्ज़ाम 2019 में। उसके बाद फिर जून में 19 में उसका रिज़ल्ट लगा, ठीक है। उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका था। उसके बाद में फिर 2 महीने के बाद में अगस्त 30 को मेरा फिज़िकल हुआ था, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ। 4 फरवरी को मेरा मेडिकल हुआ था, ठीक है। उसके में भी मैं क्वालिफाई हुआ। उसके बाद में 21 जनवरी 2021 को उसकी मेरिट लिस्ट लगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद में जो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ही शामिल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो और वैकेंसी जो है वो टोटल फिलअप नहीं करवाई है, मतलब लगभग 54,500 हज़ार के करीब वैकेंसी फिलअप करवाई है। रिमेनिंग जो वैकेंसी है 6 साढ़े 6 हज़ार, वो अभी तक के फिलअप नहीं करवाई है। उसमें से भी इस भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस करने के लिए 2018 की वैकेंसी 2021 में आप फिलअप करवा रहे हो। टोटल 3 साढ़े 3 साल लग गए हैं इसमें। तो ऐसे में जो लड़के हैं, उसमें कुछ जो लड़के हैं ना, वो अदर फोर्स में भी ज्वाइन हो चुके हैं, है ना। मतलब जो लड़के इसमें भी शामिल हो चुके हैं और अदर फोर्स में भी, तो वो ऑलरेडी तो वो भी वैकेंसी अभी बची हुई है ना। तो माननीय गृह मंत्री जी से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो वैकेंसी हमें दी जाए। और हम अभी ओवर एज भी हो चुके हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गृह मंत्री जी से कि वो हमें वैकेंसी दीजिए और हमें इस प्रक्रिया में ये करें। मैं वैष्णवी बिंझाड़े यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारी एसएससी जीडी की 2018 में वैकेंसी निकली थी। 2018 से अभी 2021 शुरू हो गए हैं। इसमें हमारे 2-3 साल चले गए और अभी तक इसका हम तीन परीक्षाएं पास कर चुके हैं। मेडिकल पहले रिटन टेस्ट हुआ है, फिर फिज़िकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट, तीनों में भी पास हो चुके हैं। फिर
फिर भी इसके बाद भी हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और इस प्रक्रिया को तीन से 4 साल पूरे हो गए हैं। हम यवतमाल ज़िले से हैं, हम एक छोटे से गांव से हैं, पर हमारी कहानी बहुत अलग है। हम लोग बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ आने के बाद हम लोगों को, हम दिल्ली आए, हम बहुत दूर से आए हैं इसी चाहत में कि हमें वर्दी मिले, पर सरकार नहीं चाहती। हम लोग हम बहुत गरीब घर से हैं। हम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और अभी तक किस हालत में पड़े ये हम लोगों को पता है, पर अभी जैसे भी हो रहा है वैसे चल रहा है। इस भर्ती के लिए हमने बहुत मेहनत की। सुबह 4 बजे से उठ के, जो सुबह से शुरू होता था हमारा दिन, तो शाम तक यही सुबह ग्राउंड करना, दोपहर सुबह से फिर ग्राउंड से आना, फिर पढ़ाई करना, फिर और यही रोज का हमारा काम था। पर इतनी भी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिला, पर अभी भी हम हार नहीं मानेंगे। जब तक हमें वर्दी नहीं मिलेंगी हम यही करते रहेंगे। मेरी दरख्वास्त है माननीय अमित शाह जी से, क्योंकि मैं एसएससी जीडी की स्टूडेंट हूँ, मतलब कैंडिडेट हूँ, और हमारी भर्ती 2018 में निकली थी। तो हम 2018 से फॉर्म फिलअप किया, फिर 2019 में हमारा फिज़िकल हुआ और 2020 में हमारा मेडिकल हुआ। तो उसके बाद 3 साल जो है, 1 साल जो कोरोना के चलते हमारा वेस्ट हुआ है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को 4 साल लग गए। तो इसमें हमारी और एज भी होगी। लेकिन 2021 को इसका रिज़ल्ट लगा है ना, तो आधे लोगों को लिया है और आधे को बाहर कर दिया, क्योंकि 60,210 2018 में इतनी जगह निकली थी, उस पर सिर्फ 54,000 को लिया है और बाकी को जितने भी है उनको यहाँ से बाहर कर दिया है। तो आपने इतने मेडिकल फिट क्यों बुलाए? आपके पास वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी आपने मेडिकल फिट इतने क्यों बुलाए? 1,09,000 मेडिकल फिट थे, उसमें से आधे बाहर के थे। सर मैं घर की मतलब बहुत गरीब हूँ, और मैंने जो स्ट्रगल किया है बचपन से लेके अभी तक हमने स्ट्रगल ही किया है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे मराठी स्कूल में ही जाना पड़ा। और उसके बाद भी मेरी पढ़ाई चलती रही, और फिर मैं ग्रेजुएट हूँ। जब मेरा मेडिकल हुआ तो उसका डेट था 21 जनवरी 2020। तो उस दिन मुझे रीमेडिकल मिला था। तो मेरा रीमेडिकल बीपी में दिया था, जो नॉर्मल पॉइंट था, और मुझे 10 किलो वेट है जो लॉस करने को कहा था। तो मुझे लॉस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद मेरा मेडिकल अक्टूबर में हुआ, तो उसमें फिट है, मैं मेडिकल फिट हूँ। उसके बाद भी मुझे बाहर कर दिया है। लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ, फिर भी मुझे बाहर किया, क्योंकि उनके पास वैकेंसी नहीं है ऐसे बोलते हैं। लेकिन नित्यानंद राय जी ने कहा था कि उनके पास 1 लाख से कई पद खाली है। तो हमें सरकार नौकरी का वादा करती है कि 200 करोड़ जनता को नौकरी मिलेंगी, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम तो मेडिकल फिट है। तो हम यही दरख्वास्त करें कि हमें नौकरी प्लीज़ नौकरी दीजिए बस। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम क्या पकोड़े और चाय की दुकान खोल दे? तो चाय की दुकान भी खोला तो कौन लेगा हमसे? तो यही सवाल है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं, तो हमें उसका कुछ मतलब नौकरी जो होती है वो भी तो मिलनी चाहिए। बेरोजगारी तो सारी पड़ी हुई है। आज यहाँ की बेटियाँ सब रास्ते पे पड़ी है, फिर भी किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। चल लड़कियाँ है, बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक खुद की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता। सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम जितनी मेडिकल फिट है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सुरक्षा का माहौल भी होना चाहिए देश में। क्योंकि चीन पे जो बॉर्डर पे होता है हलचल चालू है, तो वो बहुत दुखदायक है। हमारे पास सैनिक भी कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी अर्ध सैनिक बल है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा भी बहुत अहम है। तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्रांग हम और भी होंगे, तो ज़रूरत तो है, तो इसलिए ज्वाइनिंग चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारा सपना भी है, मेरा सपना है बीएसएफ में जाना। तो मेरा सपना जो टूटा है और उसमें और एज भी हो गए हम, तो हम आगे फॉर्म नहीं भर सकते। तो हम क्या करें? आप ये जो है सिस्टम तय करते हैं कि कितने को लो, तो आप ही डिसाइड करते हो कितने को लेना है कितने को नहीं लेना है। तो इतनी ज़्यादा मेडिकल फिट
क्यों किए? क्योंकि हमें सपना दिखाया गया कि हम जॉब करेंगे, और उसके बाद इतनी ज़्यादा कट ऑफ लगाने के बाद हमारा जो सपना है वो टूट गया है सर। हम चाहते हैं कि हमारा सपना हमारे देश में कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां पढ़ लेती है तब वो रास्ते पे आके यहाँ ऐसे हम लोगों को रास्ते पे आके खड़ा होना पड़ता है। यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। माननीय ग्राम मंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राठौड़ अमोल कुमार, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गांव है कोलाहारी। सर, जो 2018 में आपने भर्ती निकली थी उसके लिए हम बहुत कष्टकर हुए सर। हम एक गरीब परिवार से आए, मतलब बहुत बोल तो बहुत गरीब परिवार से। जब हमारी एज थी 5 साल की, जब नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया था हमारे पापा जी ने। जब वहाँ से नहीं कि 10वीं पढ़ाई की, बाद में हमारे पापा जी गुजर गए। गुजरने के बाद खुद पे आ गया। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी एक माँ रहती है, हम अकेले रहते। तो वहाँ से पढ़ाई करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरीक़ा से कि मैं ये पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारी माँ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि बेटा पढ़ना है ऐसा। मतलब घर में तो बहुत परेशान रहती है सर, अकेली माँ के ऊपर तो घर नहीं चलता। मतलब वहाँ ऐसा मजदूरी करता था और मजदूरी करके पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ। कॉलेज में दाखिल होने के बाद एग्ज़ाम फ़ी, मतलब 8 दिन काम को गए तो 1 दिन नहीं कि हमारी एग्ज़ाम फ़ी की होती थी। ऐसी तरीके से हमने एग्ज़ाम फ़ी बांधी। इंटर में फर्स्ट ईयर बोलते हैं उनको, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बाद में डिग्री में जॉइनिंग लिया। सेम वैसी तरीके से कभी कभी एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखे रहते थे। अभी हमारा बैक सपोर्ट भी नहीं है सर, तो इतना तकलीफ मतलब अभी तक सहन करे, हद से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और यहाँ तक पहुँचे सर। हम आपकी एक ही निवेदन है कि 2018 की भर्ती है जो एसएससी जीडी, उसमें पहला रिटर्न टेस्ट हुआ था। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई हो गया मैं। बाद में मेडिकल टेस्ट था, ग्राउंड था, ग्राउंड भी क्वालिफाई हो गया। और अभी मेडिकल था, मेडिकल भी क्वालिफाई हुआ। जबकि हम सब क्वालिफाई हो गए सर, तो हमारी सिचुएशन नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की थी, तो हम यहाँ तक पहुँचे। बाद में वो क्वालिफाई होने के बाद लिस्ट में नाम नहीं आया, तो हमने सोचा कुछ आपके पास आके हमारे बाद आपके पास रखेंगे तो कुछ हमको मिलेगा या हमारे बारे में आप कुछ सोचेंगे, ये बोल के हम दिल्ली आए थे सर। तो दिल्ली आने के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाला खाए भी सड़कों पे घूमे, तो हमको तो पता नहीं है सर यहाँ का कानून कैसा है क्या है। कहीं सड़कों पे जाओ तो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले आ जाते हैं और हम पे लाठीचार्ज कर देते हैं। कहीं भी प्रोटेक्शन करने की इजाज़त भी नहीं देते सर। हम जाए तो कहाँ जाए सर, आपके भरोसे तो हमें सर, आपको जब हमने सरकार चुनी है तो हमारे लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ऐसा बोल के सोच के चुनी थी ना सर। तो हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें और यहाँ तक हमारी तकलीफ़ें क्या क्या है आप भी सिचुएशन समझिए सर। प्लीज़ ये हाथ जोड़कर आपसे नम्र विनंती है और जय हिंद सर।